हेलो दोस्तों, नमस्ते। यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ और एपीएफसी ये गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस रिलीज़ की गई है और ये ग्रुप गैजेटेड पोस्ट है एपीएफसी। और उसके बाद में ईओ एंड एओ। ईओ का मतलब है एनफोर्समेंट ऑफिसर और एओ का मतलब है अकाउंट ऑफिसर। ये पोस्ट रिलीज़ की गई है यूपीएससी एंड ईपीएफओ के द्वारा। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि है क्या, व्हाट इज़ ईपीएफओ और ईपीएफओ के बारे में और एपीएफसी के बारे में। ओके, इसी के साथ हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद में हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, ईपीएफओ मीन्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। दिस इज इंडियाज़ लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि दुनिया में जिस तरह से अलग अलग सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उसी तरह भारत में सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो ईपीएफओ है। उसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अभी the Employees Provident Fund Organization is non-constitutional body that promotes employees to save fund for retirement. The organization is governed by Ministry of Labor and Employment, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वाज लॉन्च्ड इन 1951। देखिए दोस्तों, नॉट ओनली सिलेबस बट आल्सो क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड फ्रॉम नोटिफिकेशन एज वेल। आप लोगों को नोटिफिकेशन भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और नोटिफिकेशन के साथ ही आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए। ईपीएफओ का मेन काम ये होता है कि भविष्य निधि को जमा करना। अगर कोई कंपनी वाला किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करता है तो ईपीएफओ संबंधित है कंपनी वालों के भी और एम्प्लॉयज़ की। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, पेमेंट अगर 15,000 होती है, मतलब अगर 20,000 पेमेंट रहे तो उसमें से एक 1800 रुपये अगर पेमेंट कट हो जाती है वो उसके भविष्य निधि में जमा हो जाएगी। इसका मतलब उसकी प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाएगी और वो पेमेंट कब मिलेगी, उसके रिटायरमेंट के समय। हाँ, ये है ईपीएफओ का वर्क। और इसी के साथ अभी कई वर्क है। 4 मार्च 1950 को इसे फाउंड किया गया है और इसकी हेडक्वार्टर जो देखी जाएगी तो दिल्ली में, मतलब शुरुआत भी दिल्ली से हुई है, अभी तक ये हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी। ये जो पोस्ट है ये ग्रुप ए की पोस्ट है और उसी के साथ दो जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, ये एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंटेंट ऑफिसर। ये ईओ और एओ कहा जाता है। ये ईओ और एओ जो है ये दो पोस्ट बी ग्रुप के, और एपीएफसी जो पोस्ट है ये ग्रुप की पोस्ट है। और ये जो है एपीएफसी पोस्ट है वो गैजेटेड पोस्ट है और जो ईओ और एओ है वो बी ग्रुप के पोस्ट है। और इनकी ड्यूटीज़ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी होती है और एनफोर्समेंट ड्यूटी होती है और ये ईओ एओ की अकाउंटेंट ड्यूटी होती है, रिकवरी ड्यूटी होती है, अकाउंटेंट्स ड्यूटी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैश, लीगल पेंशन, कंप्यूटर सेंक्शन, ये सब इनका वर्क रहता है। दोस्तों, ये आगे देखते हैं हम एलिजिबिलिटी। एपीएफसी का एलिजिबिलिटी देखते हैं। ये एपीएफसी का एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। उसी के साथ साथ एज रिलैक्सेशन देखते हैं हम लोग। एससी एसटी का एज रिलैक्सेशन रहेगा 5 साल और वैसे ही ओबीसी का एज रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ईओ और एओ की। ईओ और एओ की एलिजिबिलिटी है सिर्फ ग्रेजुएशन। जिस तरह यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हर गवर्नमेंट एग्जाम्स को लगता है ग्रेजुएशन। ओके, मतलब इसी को भी पूछा गया है, ईओ और एओ को भी ग्रेजुएशन पूछा गया है और एपीएफसी को भी ग्रेजुएशन पूछा गया है दोस्तों। और ये ओ और ईओ का एज लिमिट 30 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। हाँ, इसमें नोटिफिकेशन में मिनिमम एज लिमिट ईओ एओ का नहीं दिया है लेकिन मैक्सिमम दिया गया है। एपीएफसी के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 35 जो बताया गया था और ये ईओ और एओ के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स दिया गया है और एससी एसटी के लिए एज लिमिट है 5 साल का रिलैक्सेशन।
एज रिलैक्सेशन है SC/ST को 5 साल का, उसके बाद में OBC को एज रिलैक्सेशन है 3 साल का, और ऑन ड्यूटी EPFO के ऑफिसर्स उनको है एज रिलैक्सेशन 5 साल का, और ECOS और SSCOS और एक्स आर्मी ऑफिसर और कमिश्नर ऑफिसर्स को है एज रिलैक्सेशन 5 साल का। और अभी देखती है दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, APFC एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, मतलब इसकी एग्जाम रहेगी 2 स्टेज में एग्जाम रहेगी। पहला रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा ये, और फिर बाद में दूसरा रहेगा इंटरव्यू एग्जाम। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों देखते हैं इस एग्जाम का डिस्क्रिप्शन। मतलब टोटल एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको पूछा जाएगा 2 घंटे के लिए ये एग्जाम ली गई जाएगी और 120 मिनट्स के लिए। ओके, अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसका बाय 3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, पहले स्टेज का वेटेज रहेगा 75 और दूसरे स्टेज का वेटेज रहेगा 25। हाँ, मतलब दोनों मिला के 100 मार्क्स आउट ऑफ आपका वेटेज निकाला जाएगा। 2 स्टेजेस है। ओके, पहले स्टेज में है पार्ट ए में जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश। ओके, और पार्ट में बी में पूछा जाएगा इसका सिलेबस जो GS से पूछा जाएगा। इसमें रहेगा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो है सिलेबस UPSC के भी अंदर है, और इसी के बेस्ड क्वेश्चंस SSC CGL में भी पूछे जाते हैं। और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से अकाउंट्स, इसी के साथ साथ आपको करंट अकाउंटेंट की भी नॉलेज रहनी चाहिए, और ऑडिटिंग की नॉलेज रहनी चाहिए, इंडस्ट्रियल इवेंट्स की नॉलेज रहना चाहिए, और पॉपुलेशन और डेवलपमेंट की नॉलेज रहना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन की नॉलेज रहना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। ओके, और रिलेशंस के बारे में इंटरनल रिलेशन बोल के बताया गया है, लेबर लॉज, इंश्योरेंस ये पूछा गया है। आगे कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल साइंस आपको पूछा जाएगा, और उसी के साथ साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिलेबस है, और आपको इसी के साथ स्टैटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ आपको जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है। और जनरल का कार्य सबसे मेन होता है कि सोशल सिक्योरिटी, मतलब भारत में सोशल सिक्योरिटी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है। ओके, जिस तरह से पेंशन स्कीम्स, अलग अलग गवर्नमेंट के स्कीम्स रहते हैं ना, पूरा ब्यौरा मिनिस्ट्री के अंदर है। ओके दोस्तों, और इसी पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी पे। और इसी के साथ साथ इंटरनल इकोनॉमिक्स भी आपको पूछा जाएगा। ये हो गया स्टेज 1। और स्टेज 2 में आपको पूछा जाएगा दोस्तों इंटरव्यू यानी कि वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। हाँ, देखिए दोस्तों, अभी EO मीन्स एनफोर्समेंट ऑफिसर पैटर्न, मतलब 2 स्टेजेस में रहेगा ये भी। पहले स्टेज में पूछा जाएगा 100 मार्क्स का पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम रहेगा। ओके, और ये स्टेज 2 में एग्जाम रहेगा, वो इंटरव्यू रहेगा, पर्सनालिटी टेस्ट, वो 100 मार्क्स का रहेगा, और इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा इस एग्जाम्स का 2 घंटा, और एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट सेम मार्क्स। ओके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जाम का मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। और EO का जो सिलेबस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, करंट इवेंट्स एंड इश्यूज डेवलपिंग रहेंगे। ओके, मतलब दोस्तों इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपको पूछा जाएगा, मतलब भारत स्वतंत्रता संग्राम, मतलब गांधी जी के टाइम पीरियड से लेके अगर 1857 आपको पूछा जा सकता है। और ये करंट इवेंट्स दोस्तों, करंट इवेंट्स मतलब भारत के अंदर एक्टिविटीज क्या क्या चल रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। ओके, और देश में क्या चल रहा है, और देश की स्थिति कैसी है। ओके, और नए नए समिट्स कौन कौन से हो रहे हैं, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। ओके, ये सब इसमें पूछा जाएगा। और इसीज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, मतलब भारत देश में डेवलपमेंट किस किस फील्ड में चल रही है, मतलब कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा चल रही है, और कौन से मिनिस्ट्री में कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई है, और कौन से स्कीम से किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, और किस समिट का थीम क्या है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रही है। ओके, और कमीटी में क्या क्या बदलाव होते जा रहे हैं, इसके बारे में
वो पूछा जाएगा आपको। और इंडियन पॉलिटी दोस्तों, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी में पूछा जाएगा आपसे जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी तरह से आपको इंडियन पॉलिटी में भी पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी में आपको पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, और व्हाट इज प्रीएम्बल, और फिर बाद में जो करंट केसेस, ह्यूमन राइट्स जो चल रहे, मतलब कोर्ट के केस, जिस तरह से अभी ज्ञान वापी मस्जिद का केस चल रहा है, ओके, वैसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मतलब अभी पॉलिटी में जो जो टॉपिक्स है वो टॉपिक से रिलेटेड करंट में क्या चल रहा है, जिस तरह से प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, पीएम है, मिनिस्टर है, ये सब इसके बारे में आपको पॉलिटी में पूछा जाता है। और इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पूछा जाता है, एप्लीकेशन बेस भी पूछा जाएगा और आपको फैक्चुअल भी पूछा जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स में रिलेटेड जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे वो आपको पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी ये जनरल अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स है, मतलब ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यूपीएससी या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो पहले से ही, तो ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप नहीं पढ़ चुके होते तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक्स क्या है, इसके एनसीईआरटीज लेके पढ़ना पड़ेगी। मतलब इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, ओके, क्या होती है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स इसके क्या होते हैं वो जानना पड़ेगा, ओके दोस्तों। और आपको ये प्रिंसिपल जानने के लिए बेसिक एनसीईआरटी और हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए, उसी के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसका नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए आप पीएमओ के भी साइड पे जाके सोशल सिक्योरिटी के लिए भारत क्या क्या कदम उठा रहा है, अभी तक इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, वो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेबर लॉज कितने कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, अभी तक क्या क्या किया है, वो सब ले सकते हैं। और जनरल साइंस, जो बेसिक साइंस एग्जाम में पूछा जाता है जनरल साइंस, वो है आपके लिए। और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, अर्थमेटिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नॉलेज होना चाहिए, जनरल मेंटल एबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए आपको, उसी के साथ सोशल सिक्योरिटी।